वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अरेस्ट के बारे में है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर गिरफ्तारी किस तरह होती है, किसकी प्रायर परमिशन का होना जरूरी है, और फिर एक प्राइवेट पर्सन जो है वो गिरफ्तार किसी शख्स को कर सकता है नहीं कर सकता, एक औरत की गिरफ्तारी किस तरीका से होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी अहम अवामिल हैं, कवानीन हैं, कायदे ज़ाब्त हैं जो गिरफ्तारी के वक्त देखे जाते हैं और हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 हमें बताता है, तो उसको अंडर डिस्कशन जो है वो लेकर आएंगे। जिस तरह कि हमें ये चीज़ पता चलती है कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि ऑफेंसेस दो तरह की होती हैं। एक होती है कोग्निजेबल ऑफेंस, एक होती है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। अब जो कोग्निजेबल ऑफेंस होती है उसके अंदर हीनियसनेस ज्यादा होती है। उसके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि ऐसा शख्स जो कि कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है उसको प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट के बगैर भी पकड़ा जा सकता है। और दूसरी होती है नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि जिसके अंदर हीनियसनेस इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके लिए मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन का होना जो है वो जरूरी है। अब इसको हम जरा पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में, कि हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो हमें कौन सी चीजें बताता है। नाकाबिले दस्तअंदाजी जुराइम में तफ्तीश इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर नहीं की जा सकती। ज़ाब्ता फौजदारी दफा 155 और उसकी सब क्लॉज है 3 के तहत इसकी तफ्तीश अमल में लाई जाती है। अब यहाँ पर रुके और ठहरिए, ठीक है। 155 3 क्लॉज, और अभी यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि इसके तहत किसकी जो है तफ्तीश की जाती है। इसके तहत तफ्तीश की जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। और इसमें बात कही जाती है कि मुलजिम को बगैर वारंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये था कि कोई आम शख्स जिसे हम प्राइवेट पर्सन कहते हैं, क्या वो किसी इश्तहारी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 59। अब ये देख लें कि दूसरा पॉइंट इस लेक्चर के अंदर नोटिसेबल ये है कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्राइवेट पर्सन एक एब्सकॉन्डर को किस तरह से पकड़ सकता है, एक इश्तेहारी को किस तरह से पकड़ सकता है, तो कौन सी दफा है जो इस चीज को लीगलाइज्ड करती है और इसको कानूनी हैसियत हासिल है, तो आप ये बताएंगे कि जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दफा नंबर 59 है, कि जिसके अंदर ये बात कही गई है कि कोई आम शहरी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है कि जिसने नाकाबिले जमानत और काबिले दस्त अंदाजी जुर्म का इर्तकाब किया हो, किसी भी शहरी मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकता है और वो गिरफ्तार करके नजदीकी पुलिस ऑफिसर को दे देगा। ठीक है। यानी कि बड़े आम अल्फाज में इस चीज का खुलासा हो गया कि उसने वो पकड़ सकता है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है कि एक प्राइवेट पर्सन के नरगे में वो आ चुका है, ठीक है, जिसे पता है कि भाई ये शख्स इश्तेहारी है। अब इसकी एग्जांपल मैं सिंपली आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जिस तरह कुछ मुल्जमान मफरूर होते हैं, इश्तेहारी होते हैं, वांटेड होते हैं, तो एक्चुअली वो वांटेड अवाम के लिए ही लगाया जाता है, और बाज दफा कुछ लोगों के सर की कीमत भी रख दी जाती है कि अगर कोई शख्स इस शख्स को पकड़ कर लेकर आएगा तो उसको इतने लाखों का इनाम दिया जाएगा। तो एक्चुअली वो यही कॉन्सेप्ट है सिंपली कि अवाम जो है वो हमारी एनफोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं जो लॉ को एनफोर्स करते हैं, ठीक है, उनकी मदद कर सकें। अब हमारे हाँ दो तरह के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है डिटेंट करना, डिटेंशन, यानी कि हिरासत में रखना, और दूसरी है गिरफ्तारी। अब ये तो एक चीज वाजह है कि गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस का काम डिटेंशन में रखना ही होता है, कि वो उसको डिटेंट करके कम से कम जो उस पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, वो उससे उगलवा सके, या दूसरी सूरत में उतनी हद तक उसने पकड़ना होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होता है। तो कहने का मकसद ये आता है कि ठीक है, एक डिटेंशन कब लीगलाइज्ड होती है, तो सिंपल चीज ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी 24 घंटे का वक्त दिया जाता है कि एक शख्स जो है वो 24 घंटे तक डिटेंट रहे तो लीगलाइज्ड है। लेकिन अगर इससे ऊपर का वक्त हो गया और पुलिस ने कोई मजिस्ट्रेट से जो है वो इजाजत भी तलब नहीं की,
ठीक है, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, ठीक है, कोई असर सूख भी इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उस सूरत हाल में ये जो डिटेंशन है वो इलीगल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसलिए पुलिस ने जब किसी शख्स को जेर हिरासत लिया हो तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका और करीबी इलाका मजिस्ट्रेट को इस चीज के बारे में बताना होता है। ना सिर्फ मजिस्ट्रेट को बताना होता है बल्कि उस शख्स के जो है मुतल्लिकीन, उन लोगों को भी बताना पड़ता है कि भाई फलां शख्स जो है वो हम इस वजह से अपने पास जो है वो लेकर आए हैं और इसके ऊपर जो है वो ये चार्ज है। तो मजिस्ट्रेट भी होता है और उसके घर वालों को भी बताना जरूरी होता है। अब इसकी हम तफसील पढ़ लेते हैं। गिरफ्तारी और नजरबंदी की हम बात करें, अरेस्ट एंड डिटेंशन। पुलिस अगर किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो मुलजिम को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। एक और कंसिडरेबल पॉइंट है कि चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, इसके ऊपर कोई उज़र जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता तो ऐने पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, अब ये नोटिसेबल पॉइंट है कि कौन सा हमारा आर्टिकल बनता है, तो आर्टिकल 10 बनता है। अब उसके बाद गिरफ्तारी और हिरासत। क्वायद और पुलिस के बाब नंबर 26 कायदा नंबर 2 के मुताबिक पुलिस को इख्तियार है कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म की इत्तला मिलने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। अब एक पुलिस का इख्तियार भी अपने पास आ जाता है, और वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो जनाब लिखा हुआ है पुलिस ऑर्डर 2002 का बाब नंबर है 26 और उसका कायदा नंबर है 2। पुलिस को इख्तियार है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इत्तला मिलने पर वो मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। अब हमारा अगला पॉइंट है, और वो क्या है कि औरतों की गिरफ्तारी से मुतल्लक, क्या औरतों की गिरफ्तारी भी उस तरह से उनकी पकड़ धकड़ हो सकती है जिस तरह से मर्दों की होती है, या फिर उनके लिए लेडी पुलिस का आना या उनका ही उनको अरेस्ट करना जरूरी होता है? तो चलें आइए देखते हैं कि इसमें क्या सीन होता है। नंबर 1 पे आता है ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 156 बी के तहत गिरफ्तार औरतों की तफ्तीश डीडीओ ही करने का मिजाज है। ठीक है। दूसरा, गिरफ्तार खवातीन की तफ्तीश मुल्जिमा औरत के 2 मर्द रिश्तेदार और एक औरत की मौजूदगी में की जाएगी। नंबर 3, खातून मुल्जिमा को जनाना हवालात में रखा जाएगा। अब देखें ये 3 पॉइंट जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो किस तरह से है कि सबसे पहले तो 156 बी, आपने ये जो इससे मुतल्लका जो हमारी दफा बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 156 बी है। और उसमें ये बता दिया गया कि कौन सा अफसर जो है वो तफ्तीश करेगा। नंबर 2, क्या खातून अकेली होगी? खातून अकेली नहीं होगी, उसके 2 मर्द रिश्तेदारों का और एक औरत का साथ होना जरूरी है। और फिर खातून मुल्जिमा जो है उनको कहाँ पे रखा जाएगा? उनको जनाना हवालात जो है उसके अंदर रखा जाएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो ये चीज आती है कि बाज मामलात इस तरह के होते हैं, ऑफेंसेस इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर जो नाबालिग मुल्जिमान है, ठीक है, वो भी मुलव्वस होते हैं। तो नॉर्मली इसके बारे में कानून ये है कि एक मेजर पर्सन जो है उसे ही पकड़ा जाता है, और जो माइनर है उसके लिए खास कायदो कवानीन या तर्ज तरीका होता है कि जिसके मुताबिक उसे जो है वो अरेस्ट किया जा सके। तो वो क्या तरीका कार है या वो कौन सा कानून है कि जिसके तहत इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है, तो हम वो देखते हैं। अगर किसी मुकदमा में नाबालिग मुल्जिमान मुलव्विस हों या उन्होंने कोई इर्तिकाब जुर्म किया हो तो तफ्तीशी अफसर कानून नाबालगान के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा। अब कानून नाबालगान कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आता है। कानून नाबालगान की दफा 7 के तहत मुलजिम की उम्र का तयन किया जाएगा और फिर दफा 10 के तहत बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपने ये मद्देनजर रखना है। हमने जब कवानीन पढ़ने होते हैं या हम कोई चीज को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो जो सी भी चीजें जो आम हालात से मुख्तलिफ होती हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा कि एक औरत की तफ्तीश का क्या तरीकाकार होगा, उसको सर्च करने का क्या तरीकाकार होगा, और इसी तरह से अब एक नाबालिग शख्स आ जाता है, एक माइनर है,
तो उसको डील करने का जो है वो क्या तरीकाकार होगा। तो वो हमने चीज बताई कि भाई इसके अंदर आम कानून जो सब पे लागू हो जाता है वो इस पे लागू नहीं होगा, बल्कि इसका एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का कानून है गालबन 2005 का, जिसकी दफा जो बनती है 7 है, उसके उसके अंदर बताया गया है कि उम्र का तय्युन और ईच एंड एवरीथिंग। और जब हम उसकी कार्रवाई की बात करेंगे तो उसी एक्ट की दफा नंबर जो है वो 10 में चले जाएं तो उसके अंदर उसकी कार्रवाई मौजूद है, तो उसकी किस तरह से कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि माइनर शख्स जो है उसको पकड़ने का तरीकाकार मेजर से मुख्तलिफ क्यों है। इसमें जो आम मामला है, जो आम सेंस डेवलप्ड है, वो ये है कि जो छोटी उम्र का शख्स होता है, पर्सन के इस्तेलाह यूज होती है जो है वो कानून में, तो उसकी जो गलती होती है या जो उसका जुर्म होता है वो अमूमी तौर पर हालातों वाकयात के मद्देनजर हो सकता है, या किसी और शख्स ने उसको शय दी हो। ठीक है, बहुत हद तक ये चीज सोची जाती है कि अगर उसका अपना भी कोई एक्ट था तो वो गलती पर मबनी होगा, क्योंकि उसकी नरिशमेंट ऑफ माइंड या डेवलपमेंट ऑफ माइंड इतनी नहीं होती कि वो अपने किसी किए हुए अमल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जवाबदेह हो सके, या उसके बारे में डैम श्योर हो कि भाई मैं यही करना चाहता था। तो इस्लाह की और बेहतरी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं कि उस पॉइंट में अगर उसकी इस्लाह की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि ये कॉन्सेप्ट मद्देनजर रखा जाए कि उसको सजा ही देनी चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहता। अच्छा जी, अब उसके बाद जो गिरफ्तार शख्स होता है उसके क्या हकूक होते हैं कि ठीक है उसने जुर्म किया, तो जुर्म करके अब वो गिरफ्तार की जिंदगी जो है वो बसर कर रहा है, तो उसके भी कुछ हकूक हैं कि अब वो रियासत के जो हकूक फराइज और वो जो हम पढ़ते हैं उस चीज से बिल्कुल खत्म हो गया है वो। तो इसके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 10 के मुताबिक किसी भी गिरफ्तार शख्स को उसकी गिरफ्तार की वजह बताई जाएगी। यानी कि अगर आप किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपने साथ बताना है कि भाई हम आपको इस वजह से अरेस्ट कर रहे हैं। वारंट शो करने का मतलब ही ये होता है। नंबर 2, उसको मशवरा और अपना दफा करने का हक दिया जाए। यानी कि जिस तरह से हम आर्टिकल 10 में पढ़ते हैं कि एक शख्स जो है उसको इख्तियार है कि वो अपना अपने मौकफ को पेश करने के लिए अपना एडवोकेट करे। ठीक है, और वो उससे सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको बताए, उसको गाइड करे कि भाई इस तरह से मेरा मामला है, तो मेरी जो है वो बात अदालत तक पहुंचाई जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये आपको पता ही है। उसके हकूक में से ये एक है कि जल्दी से जल्दी जो है उसे जिस मामले के बारे में पकड़ा गया तो हम मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर जाएंगे। अगर कोई शख्स आर्टिकल 10 और 9 आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हफ्ते में जाके रिट दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सामने आ जाता है, अमूमी तौर पर पूछा जाता है कि अगर जो पुलिस बाज दफा किसी शख्स को 24 घंटे की बजाय कई अरसे तक जो है वो लोग थानों में बंद रहते हैं, ठीक है, पुलिस के पास मौजूद होते हैं और किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई होती, तो लोग पूछते हैं कि अब इनके खिलाफ जो है वो क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा कानूनी नवीयत का। तो उसके अंदर खुद बता दिया गया है कि अगर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो आपके पास ये कानूनी हक है, ये आईनी हक है कि आप हफ्ते पे जाके रिट जो है वो दायर करके उस शख्स को बाजियाब करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज थी गिरफ्तारी पर। हमारा पॉइंट अरेस्ट। अरेस्ट में खुलासा दोबारा कर दूं, हमने इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ी। हमने इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर गिरफ्तारी कैसे होती है वो चीज पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि क्या कोई प्राइवेट शख्स किसी मुजरिम को पकड़ सकता है। नंबर 3 पे हमारा जो तस्करा था वो इस चीज के बारे में था, गिरफ्तारी और नजरबंदी के इसके अंदर आर्टिकल 10 क्या कहता है। उसके बाद था गिरफ्तारी और हिरासत का। और गिरफ्तारी हिरासत के बारे में हमने एक स्पेशल पॉइंट ऐड किया कि पुलिस के जो कायदे ज़ाब्त है, और पुलिस ऑर्डर 2002, ठीक है, उसके बाब नंबर 26 और कायदा नंबर 2 के तहत पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर वो किसी मुजरिम को उनके पास इतलात हैं उसके बारे में तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि औरतों की गिरफ्तारी किस तरह से होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बालगान जो मुल्जिम होते हैं उनकी किस तरह से होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमें क्या बताता है। और फिर हमारा जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि गिरफ्तार शख्स के हकूक क्या हो सकते हैं। तो ये गिरफ्तारी में सारी चीजें
जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं। होपफुली कि आपका लेक्चर, मेरा लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।